हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें। फिजिक्स में आज का टॉपिक है विविध। ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फिजिक्स आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। सबसे पहले भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्या है? भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन देश में वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित एक प्रमुख वैज्ञानिक संगठन है। इसके तत्वाधान में वैज्ञानिक विषय वस्तुओं के अन्वेषण, विश्लेषण और पारस्परिक आदान प्रदान के उद्देश्य से प्रतिवर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। 1914 से लगातार प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला यह विज्ञान सम्मेलन देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय विज्ञान समारोह है। 3 से 7 जनवरी 2017 के बीच श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति आंध्र प्रदेश में 104वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। 16 से 20 मार्च 2018 के मध्य मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 105वें संस्करण का आयोजन किया गया। 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय क्या था? तो याद रखिएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से अगम्य तक पहुंच, इसका विषय था। देखिए, 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन राष्ट्र संत तुकोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया समूह। ऑस्ट्रेलिया समूह क्या है, किस तरह से कार्य करता है, किन विषयों पर फोकस करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया समूह विश्व के देशों का एक अनौपचारिक मंच है, स्टेज है, जिसका उद्देश्य रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रसार पर रोक लगाना है। यह समूह अपने सदस्य देशों को उन निर्यातों की यानी एक्सपोर्ट्स की पहचान करने में मदद करता है जिन्हें नियंत्रित किए जाने की या करने की जरूरत होती है, ताकि रासायनिक और जो जैविक हथियार के प्रसार हैं इसको रोका जा सके, इसके बढ़ावा को प्रतिबंधित किया जा सके। ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो यह समूह निर्यात नियंत्रण में समन्वय स्थापित करने के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि देशों के द्वारा किए जाने वाले निर्यात रासायनिक या जैविक हथियारों के विकास में योगदान न दे। 1984 में इराक के द्वारा रासायनिक हथियारों के प्रयोग के बाद इस समूह की स्थापना 1985 में की गई थी और इस संगठन का नाम ऑस्ट्रेलिया समूह इसलिए पड़ा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ही इस समूह के गठन की पहल की शुरुआत की थी। स्थापना के समय ऑस्ट्रेलिया समूह में सदस्यों की संख्या 15 थी, लेकिन वर्तमान में बढ़कर 43 हो गई है। और ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त इस समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया है, स्पेन है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया समूह के सभी सदस्य रासायनिक हथियार अभिसमय तथा जैविक हथियार अभिसमय के पक्षकार हैं, सपोर्टर हैं। 19 जनवरी 2018 को भारत औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया समूह का 43 यानी 43वां सदस्य बन गया। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR एवं वासेनार व्यवस्था के बाद अब ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत की सदस्यता परमाणु अप्रसार, याद रखिएगा, परमाणु अप्रसार तथा वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के प्रति देश की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करती है। इसके बाद है नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी। इसके बारे में अगर बात करें तो परमाणविक एवं आणविक स्तर पर किसी पदार्थ को परिवर्तित करने की क्षमता ही नैनो प्रौद्योगिकी है, नैनो टेक्नोलॉजी है। सामान्यतः नैनो प्रौद्योगिकी का जो संबंध है वो 1 से 100 नैनोमीटर के आकार के संरचनाओं तथा इसी पैमाने के अंतर्गत वस्तुओं एवं उपकरणों के विकास से है। नैनोमीटर की अगर बात करें तो नैनोमीटर लंबाई की एक इकाई है और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर। रट जाइएगा, कभी कभार ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 10 के पावर माइनस 9। नैनो पैमाने पर वस्तुएं इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें समान आंखों से देख पाना संभव नहीं है और यहां तक कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी देखना कठिन है, देखना संभव नहीं है।
नैनो पैमाने पर किसी वस्तु को देखने के लिए वैज्ञानिक स्कैनिंग टनलिंग सूक्ष्मदर्शी या परमाणु बल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम अगर बात करें तो प्रसिद्ध भौतिकविद रिचर्ड फेनमैन ने 29 दिसंबर 1959 को कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान में इस विषय पर अपने विचार को व्यक्त करके नैनो प्रौद्योगिकी के युग का सूत्रपात किया था, शुरुआत किया था। तो याद रखिएगा, रिचर्ड मेनफैन। देखिए, अगर बात करें तो उन्होंने एक एक परमाणु को जोड़कर उपकरणों को निर्मित करने की एक नई टेक्नोलॉजी का प्रस्ताव दिया था, जिसे आज आणविक नैनो प्रौद्योगिकी मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। टोक्यो विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नोरियो तानीगुची ने सर्वप्रथम 1974 में नैनो प्रौद्योगिकी शब्द को परिभाषित किया था, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द को परिभाषित किया था, डिफाइन किया था। 1986 में डॉक्टर के एरिक ड्रेक्सलर ने नैनो प्रौद्योगिकी विषय पर इंजन्स ऑफ क्रिएशन द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी, जो इस विषय पर लिखी गई सर्वप्रथम पुस्तक थी, पहली पुस्तक है। लेजर के बारे में अगर बात करें तो लेजर का पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर शब्द का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। लेजर किरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये एक जैसी आवृत्ति, एक जैसे आयाम और एक जैसे ध्रुवीकरण वाली अत्यंत सुसंगठित किरणें होती हैं। यह बहुत ही कम छितराती हैं, यानी फैलती हैं, इसीलिए इनकी सारी ऊर्जा एक ही बिंदु पर संकेंद्रित की जा सकती है। जर्मनी में म्यूनिख के निकट, कहां पर? जर्मनी में म्यूनिख के निकट गार्सिंग में स्थित क्वांटम ऑप्टिक्स मैक्स प्लांक संस्थान जो है लेजर किरणों के या लेजर किरणों से संबंधित मूलभूत अनुसंधान में विश्व में अग्रणी है। इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न पूछा गया कि भौतिकी के किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? भौतिकी के किस ब्रांच में, किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो सही जवाब है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए, अगर बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अति सूक्ष्म कणों की जो है गति और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सेकंड प्रश्न है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है किससे? जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। इसका सही जवाब है देखिए ई ऑप्शन, यानी देखिए भूगणित या जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों के सटीकता से मापन एवं उनकी समझ विकसित करने का एक विज्ञान है। ये 3 मूलभूत गुण हैं, ज्यामितीय आकार है, दूसरा अंतरिक्ष में उसका अभिविन्यास है और तीसरा गुरुत्वीय क्षेत्र है। स्पष्ट है कि जियोडेसी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के रूप, आकार, भार एवं घनत्व आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें भूपृष्ठ के बृहद भाग के वे सर्वेक्षण भी शामिल हैं जिनके द्वारा पृथ्वी की वक्रता निर्धारित की जाती है। थर्ड नंबर है, विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है क्या? तो साइबरनेटिक्स। क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स विज्ञान की आधुनिकतम शाखाओं में से एक है। इसके अंतर्गत विभिन्न तंत्रों में हो रही प्रक्रियाओं की नियंत्रण क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। इसकी सर्वप्रथम परिकल्पना याद रखिएगा नॉर्बर्ट वीनर ने की थी। इसे नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं, साइंस ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। समय मापक विज्ञान है, समय मापक विज्ञान है। याद रखिएगा समय मापक जो विज्ञान है होरोलॉजी के अंतर्गत समय मापन का जो है अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है।
किसके अंतर्गत घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किया जाता है? तो सही जवाब है ट्राइबोलॉजी, डी ऑप्शन। ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत घर्षण एवं स्नेहक का जो है अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। घर्षण एवं स्नेहक से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन एवं उनका अनुप्रयोग ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 6 नंबर है विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? तो खगोल शास्त्र के अंतर्गत ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ खगोल शास्त्र से संबंधित है। व्हाइट ड्वार्फ यानी सफेद बौने तारों को डिजनरेटर स्टार यानी क्षय तारा के नाम से भी जाना जाता है। 7 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी सत्य नहीं है? तो इसमें 4 कथन दिए गए, चारों कथन को आप एनालिसिस करके बताइए कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। देखिए इसमें जो असत्य है वह है बी ऑप्शन। प्रकाश की नीली तरंगे बैगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, न कि बैगनी। बी ऑप्शन मतलब कि गलत है, असत्य है। प्रकाश की बैगनी तरंगे, याद रखिएगा, अगर बात करें तो प्रकाश की बैगनी तरंगे नीली तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती है, यानी वस्तुतः आकाश का रंग नीला दिखाई देना बैगनी, जामुनी और नीले रंगों के सर्वाधिक प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, इसलिए प्रश्नगत अन्य तीनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 8 है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो स्थित है वो कहां पर स्थित है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला है वो है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर अवस्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर अवस्थित है? याद रखिएगा सही जवाब है पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना 1950 में की गई थी। यह पुणे में स्थित है। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक संगठक प्रयोगशाला है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा मुंबई, डी ऑप्शन। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। इसके बाद अगर बात करें तो लेजर का पूर्ण प्रारूप है। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? लेजर का पूरा नाम क्या है? तो मैंने पहले ही बताया था कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेजर का पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि इस ऑप्शन में दिया गया है तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। लेजर को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। लेजर यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ होता है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। देखिए लेजर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। इससे युक्ति के द्वारा उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। 12 नंबर है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है उद्दीपित विकिरण यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर बात करें तो 13 नंबर प्रश्न क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा तकाशी हिरोज। तकाशी हिरोज। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम जापानी परमाणु ऊर्जा विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ता तकाशी हिरोज के द्वारा 2010 में लिखी गई पुस्तक है। 14 नंबर में आपको जो है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। आपको रट जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवॉल्वर। रिवॉल्वर के आविष्कर्ता कौन है? तो सैमुअल कोल्ट। कौन? सैमुअल कोल्ट, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सैमुअल कोल्ट, यानी ए का थर्ड। डायनामाइट के
डायनामाइट के हैं एल्फ्रेड नोबेल, एल्फ्रेड नोबेल। और शीतलता के न्यूटन का नियम, शीतलता से संबंधित कौन है, यानी किस नियम से यह संबंधित है, तो न्यूटन के नियम से संबंधित है। और दाब का जो नियम है इसका जो संबंध है पास्कल। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी में दिया गया है। देख लेते हैं, दोबारा से रिवाइज भी करेंगे, डी ऑप्शन। रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट से संबंधित है, डायनामाइट का संबंध एल्फ्रेड नोबेल से है, शीतलता का न्यूटन का नियम से है, दाब का नियम पास्कल। 15 नंबर जो है, निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा साधारण टार्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा साधारण टार्च सेल के, जो टॉर्च होता है, टार्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है, तो याद रखिएगा जिंक कार्बन, जिंक कार्बन। देखिए, टॉर्च में सामान्यतः शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है, इसका एनोड जिंक का, जबकि कैथोड कार्बन का बना होता है। एटीएम से क्या तात्पर्य है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। एटीएम का पूरा नाम है, यानी फुल फॉर्म जो होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका पूरा नाम है। और यह मशीन एक ऐसा दूरसंचार नियंत्रित व कंप्यूटरीकृत उपकरण है जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन को एक बार देख लीजिए, सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। देखिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अगर बात करें तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक जो है अम्ब्रेला जैसा कार्य करता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के मार्गदर्शन और समर्थन के साथ भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत स्थापित किया गया था। एनपीसीआई अगर बात करें तो इसके 10 कोर प्रमोटर बैंक है, यह निम्नलिखित भुगतान प्रणालियों का संचालन करता है: नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, बैंकों के द्वारा जारी रुपे कार्ड की संबद्धता और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के द्वारा जारी किए गए सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड या आरबीआई के द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य इकाई की संबद्धता। इसके बाद है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसके बाद है ऑपरेशन ऑफ चेक ट्रंकेशन सिस्टम, सीटीएस। इसके बाद है भारत में सभी एटीएम नेटवर्क को जोड़ने का कार्य नेशनल फाइनेंशियल स्विच के द्वारा किया जाता है, लेकिन वर्तमान में यह संस्था भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के अंतर्गत संचालित है। सी इसका सही जवाब है। 18 नंबर है, 21वीं शताब्दी की कौन सी तकनीक युक्ति 21वीं शताब्दी की कौन सी तकनीक युक्ति लघु रूपण में कमाल कर सकती है? 21वीं सेंचुरी की कौन सी तकनीकी या तकनीक युक्ति जो है लघु रूपण में कमाल कर सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है आपका नैनो तकनीक, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो तकनीक या नैनो प्रौद्योगिकी व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में 1 से 100 नैनोमीटर स्केल में प्रयुक्त और अध्ययन की जाने वाली सभी तकनीकों और संबंधित विज्ञान का यह समूह है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। नैनो तकनीक के प्रयोग से अत्यंत सूक्ष्म यंत्र एवं उपकरण बनाना संभव हो सकता है। 19 नंबर है, एक कण जिसकी कम से कम एक बीमा 10 के पावर -7 मीटर से कम हो तो क्या कहलाएगा? आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? एक कण है जिसकी कम से कम एक बीमा 10 के पावर -7 मीटर से कम है तो कहलाता है नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल, यह नैनो पार्टिकल जो होता है अति सूक्ष्म कण जिसकी कम से कम एक बीमा 10 के पावर -7 मीटर से कम है या कम हो, नैनो पार्टिकल कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, याद रखिएगा, पूछा गया है कि नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है?
ऑप्शन को देखिए और बताइए। नैनो कण का जो आकार है, जो साइज है, निम्नलिखित में से किसके आकार जैसा होता है, किसके बीच होता है? तो याद रखिएगा 1 एनम से 100 एनम, नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के जो आधार वाले कण होते हैं नैनो कण कहलाते हैं। 21 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 3 कथन है। पहला है पराग सूक्ष्म कण यानी नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? नहीं। दूसरा है कुछ धात्विक ऑक्साइडों के पराग सूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री यानी कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आते, बिल्कुल सही। कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के पराग सूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्य के लिए असुरक्षित है। दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है, यानी सही जवाब है डी ऑप्शन। नैनो पार्टिकल्स प्रकृति में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर बात करें तो ज्वालामुखी एवं आग से निकलने वाले धुओं में विभिन्न प्रकार के नैनो कण जो है शामिल होते हैं। यहां तक कि वृक्ष भी हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नैनो कण उत्सर्जित करते हैं। मानव निर्मित नैनो कण बृहद औद्योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। और स्पष्ट है कि कथन पहला असत्य है। विभिन्न धातु ऑक्साइड के नैनो कणों का उपयोग कॉस्मेटिक्स एवं सनस्क्रीन, जो सनस्क्रीन होता है, इसके निर्माण में किया जाता है। मार्केट में ऐसा मिलता है, क्रीम, सनस्क्रीन, सन प्रोटेक्टेड। और याद रखिएगा कि टाइटेनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे नैनो कणों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि ये नैनो कण गैर तैलीय होते हैं और आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित हैं, हानिकारक हैं। 22 नंबर है नैनो प्लग किससे संबंधित है? नैनो प्लग, नैनो प्लग का जो संबंध है किससे है? नैनो प्लग का जो संबंध है एक छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित है। इसको ध्यान में रखिएगा, बी ऑप्शन। नैनो प्लग एक अत्यंत छोटा सुनने का या हियरिंग एड है। इसका आकार इतना छोटा होता है कि आसानी से नजर भी नहीं आता है। साथ ही उपयोगकर्ता के सुनने की क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप इसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोग्राम भी किया जा सकता है। इसके बाद है 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया कि नैनो कण के द्वारा 60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है, तो बी जो कथन है वो सत्य है। 2012 में जर्मनी के म्यूनिक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे छोटे कान, नैनो कान का आविष्कार किया था। नैनो कण स्वर्ण के केवल एक नैनो कण का बना होता है। नैनो कण के द्वारा 60 डेसिबल तक की ध्वनि जो है सुनी जा सकती है। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, कब किया, आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नोरियो टानीगुची 1974। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नोरियो टानीगुची टोक्यो विश्वविद्यालय में विज्ञान के प्रोफेसर थे। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1974 में प्रकाशित अपने एक शोध पत्र में किया था। 25 नंबर है कार्बन नैनो ट्यूब्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है आप बताइएगा कमेंट करके। 4 कथन दिए गए हैं। देखिए इन चारों कथन में दूसरा कथन को पढ़िए। इनको मानव शरीर की जो मानव जो बॉडी होता है, मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कार्बन नैनो ट्यूब एक बेलनाकार नैनो संरचना वाले कार्बन के अपरूप है। इस बेलनाकार कार्बन अणुओं में नवीन गुण हैं जो उन्हें नैनो तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रकाशिकी और पदार्थ विज्ञान के अन्य क्षेत्र के कई अनुप्रयोगों के साथ साथ वस्तु क्षेत्र में संभावित रूप से उपयोगी बनाते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरण होती हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव एवं एंजाइम कार्बन नैनो ट्यूब को जैव निम्नीकृत करने में सक्षम होते हैं। इनको मानव शरीर में औषधियों, याद रखिएगा, और प्रतिजनों
औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में तथा जैव रासायनिक किसके, तो याद रखिएगा, जैव रासायनिक संवेदकों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एक शोध के अनुसार, एक रिसर्च के अनुसार वर्तमान में वैज्ञानिक कार्बन नैनो ट्यूब एवं 3D बायोप्रिंटिंग के प्रयोग के द्वारा कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के सृजन के लिए अनुसंधानरत हैं। वर्तमान संदर्भ में कथन 2 असत्य है। जो प्रेजेंट का जो डेटा है उसके अनुसार इस प्रश्न को एनालिसिस करें तो वर्तमान के संदर्भ में दूसरा कथन असत्य हो जाता है। 26 नंबर है, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करके बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना यानी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी संभव कर दिया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार यानी जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, दोनों कथन जो है सत्य है, पहला और दूसरा। नैनो मेडिसिन औषधि वितरण की प्रभावकारिता बढ़ाने और साइड इफेक्ट न्यूनतम करने में सहायक है। नैनो पदार्थ जीन थेरेपी में जीनों को कोशिकाओं तक ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 27 नंबर है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गुण होता है वो क्या होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, तो सही जवाब है घर्षण। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। क्वांटम डॉट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो क्वांटम डॉट क्या है, सही जवाब है ये क्वांटम जो डॉट है अर्धचालक नैनो संरचना है, यानी डी ऑप्शन। ये क्वांटम डॉट अर्धचालक नैनो कण होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के परिवहन में सक्षम होते हैं। जब कोई पराबैंगनी प्रकाश इन नैनो कणों से टकराता है तो ये विभिन्न रंगों का प्रकाश जो है उत्सर्जित करते हैं। इन कृत्रिम अर्धचालक नैनो कणों का अनुप्रयोग सौर सेल, प्रदीप्त जैविक लेबल इत्यादि में मिलता है। 29, नैनो तकनीक के निम्नलिखित उत्पादों या उदाहरणों को नैनो तकनीक के 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, 1 to 4 एवं दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइएगा। इसका अच्छा पहले आप पूरा मतलब कि कूट को देख लीजिए। ये रहा आपका कूट और बताइए कि इनमें से कौन सा सही कूट है। प्रथम पीढ़ी के उत्पाद एरोसोल कोलायड पॉलीमर के द्वारा। द्वितीय पीढ़ी के जो उत्पाद थे लक्षित दवाएं, 3D ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तृतीय पीढ़ी के थर्ड जनरेशन के जो उत्पाद थे वो था रोबोटिक्स, 3D नेटवर्किंग। फोर्थ जो जनरेशन है इसके अंतर्गत आणविक विनिर्माण। और इन 4 पीढ़ियों के उत्पादों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर सही जो उत्तर आएगा वह है डी ऑप्शन, ADBC होगा, ADBC। एक बार आप देख लीजिएगा, एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। नैनो हमिंग बर्ड है, नैनो हमिंग बर्ड क्या है, तो देखिए अगर बात करें तो नैनो जो हमिंग बर्ड है एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है किया जाता है। देखिए नैनो हमिंग बर्ड जो है या नैनो वायु वाहन छोटा रिमोट के द्वारा संचालित विमान है जिनका विकास यूएसए में जो है यूएसए के द्वारा या यूएसए अमेरिका के द्वारा किया गया है। एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल कहां है, एनरॉन शक्ति परियोजना का जो स्थल है वो कहां है आप बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा दाभोल में है, यानी डी ऑप्शन। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित दाभोल में दाभोल शक्ति परियोजना स्थित है। इस शक्ति परियोजना का निर्माण दाभोल पावर कंपनी ने किया है जो एनरॉन, जनरल इलेक्ट्रिक, बीएचटेल, ठीक है, इसके बाद
कॉरपोरेशन तथा महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का संयुक्त उपक्रम है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2001 की विषय वस्तु क्या थी? भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2001 की विषय वस्तु क्या थी? तो सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, खाद्य पोषण और पर्यावरण सुरक्षा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 88वां यानी 88वां अधिवेशन नई दिल्ली में 3 से 7 जनवरी 2001 के बीच संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन का केंद्रीय विषय खाद्य पोषण और पर्यावरण सुरक्षा था। 3 से 7 जनवरी 2019 के मध्य 126वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा यानी पंजाब में किया गया। इसका मुख्य विषय भविष्य का भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो मुख्य थीम था वो क्या था? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भविष्य का भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी भविष्य का जो भारत है किस तरह से भारत होगा, तो भारत में विज्ञान होगा और बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी के विकास किए जाएंगे, अच्छे टेक्नोलॉजी होगा। इस तरह से साइंस जो है काफी आगे प्रगति की ओर बढ़ेगा। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी 2020 को यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बंगलुरु में आयोजित हुई। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2023 में राष्ट्र संत तुकोड़जी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की जो विषय वस्तु थी, जो थीम थी, वो था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 33 नंबर है, निम्नलिखित संस्थानों में से किस एक को CSIR का ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार 2006 मिला? तो सही जवाब है CLRI को, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 सितंबर 2006 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर CSIR हीरक जयंती समारोह में भाग लिया। इसी समारोह में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार सहित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार एवं CSIR डायमंड जुबली टेक्नोलॉजी अवार्ड प्रदान किए। 2006 के लिए ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार याद रखिएगा, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई को प्रदान किया गया। 2010 का उक्त पुरस्कार DRDO के ले स्थित इकाई उच्च उन्तांश अनुसंधान रक्षा संस्थान यानी दीहा को जो है, और 2011 का उक्त पुरस्कार कृषि निर्देशालय उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ को संयुक्त रूप में प्रदान किया गया। 2012 का उक्त पुरस्कार केंद्रीय नामक व केंद्रीय रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर तथा एक्वा एग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली को संयुक्त रूप से, तथा 2013 का जो है उक्त पुरस्कार कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद चावल अनुसंधान निर्देशालय हैदराबाद को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। 2014 का पुरस्कार केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ को जो है प्रदान किया गया। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? वह कौन सी संस्था है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? वो है आपका ICSSR। DST का मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार, CSIR यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ICSSR भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, DAE का मतलब है परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार, और इस प्रकार ICSSR विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। 35 है, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सत्य है, आप बताइए। तो देखिए, अगर बात करें इन कि दोनों में से जो स्टेटमेंट है वो जो सही है वो है आपका ऑप्शन ए यानी केवल पहला।
इसके बाद भारतीय अगर बात करें तो जो राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान जो भारत है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक स्वायत्त शासी संगठन है। इस संस्थान ने वर्ष 2000 में तृणमूल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनों एवं विशिष्ट पारंपरिक ज्ञान को सशक्त करने के लिए भारत की राष्ट्रीय पहल के रूप में कार्य करना जो है प्रारंभ किया था। 36 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? जैसे सेवरॉन का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेवरॉन का संबंध तेल से है। AT&T का जो संबंध है किससे है? तो टेलीफोन इंटरनेट से। AMD का जो संबंध है, AMD इसका संबंध है सूक्ष्म संसाधित यानी माइक्रो प्रोसेसर से। और इसके बाद अगर बात करें तो एनरकॉन का जो संबंध है वह है पवन ऊर्जा, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। शेवरॉन विश्व की विशालतम समन्वित ऊर्जा कंपनी है। इसका मुख्यालय सान रेमन कैलिफोर्निया यानी यूएसए में है। इस कंपनी का व्यवसाय लगभग 180 देशों में मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस के अनुसंधान, उत्पादन, रिफाइनिंग, मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन के रूप में संचालित किया जा रहा है। AT&T इंक वैश्विक संचार कंपनी है। इंटरनेट टेलीफोन के अतिरिक्त यहां कंपनी अगली पीढ़ी की दूरदर्शन सेवाओं को विस्तारित कर रही है। इसके बाद अगर बात करें तो AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस की स्थापना 1969 में सनीवेल कैलिफोर्निया में की गई थी। यह मुख्य रूप से माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, चिपसेट आदि का निर्माण करती है और कंप्यूटरों के लिए मीडिया सॉल्यूशन की सेवाएं प्रदान करती है। एनरकॉन जो है इसकी स्थापना 1984 में एलॉय वोवेन ने की थी। यह कंपनी जो थी मुख्य रूप से पवन ऊर्जा टरबाइनों का निर्माण करती है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है। कहां पर? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। श्वेत महादेश के नाम से प्रसिद्ध दक्षिणी जो गोलार्ध या दक्षिणी जो गंगोत्री है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका में स्थापित भारत का यह पहला अनुसंधान केंद्र था। दक्षिण गंगोत्री था, ठीक है, पहला, और 1984 में स्थापित किया गया था। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा स्थायी शोध केंद्र मैत्री है। अंटार्कटिका के लार्स मैनहिल क्षेत्र में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया जिसका नाम भारती है। 38 दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम है। दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का जो नाम है वह है दक्षिण गंगोत्री। इसके बाद 39 भारत के द्वारा अंटार्कटिका में हाल में निर्मित शोध स्टेशन का नाम जो है वो क्या कहलाता है? भारत का अंटार्कटिका में हाल ही में निर्मित शोध स्टेशन जो कहलाता है उसका नाम बताइए। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा अगर बात करें तो सही जवाब है भारती। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए तत्कालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने 11 जनवरी 2011 को अंटार्कटिका में भारत के तीसरे शोध केंद्र भारती की आधारशिला रखी। भारत ने 1983-84 में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नाम से अपना पहला स्टेशन कायम किया था, जबकि 1988 और 89 में दूसरे अस्थायी स्टेशन मैत्री की स्थापना की थी। 40 नंबर है, अंटार्कटिका में भारत के द्वारा निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन का नाम क्या है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अंटार्कटिका में भारत के द्वारा निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन का जो नाम है वह है भारती। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में 41 को जो है हम लोग कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।